हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड हाई कॉमन फैक्टर। अगर हिंदी में कहें तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, जितनी विधियां होती हैं इसको निकालने की वो भी बताऊंगा, कौन सी विधि कहाँ पर सफिशेंट है, कहाँ पर बेटर वो वर्क करेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। ये इस चैप्टर की क्लास नंबर फर्स्ट होगी। इससे पहले मेंसुरेशन यानी कि आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप, अर्ध परिमाप, ये सारी चीज़ें मैंने 5 क्लासों में आपको डिस्कस करा दिया है। तो अगर आप अभी तक उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप चले जाइए, आपको वहाँ पर 2022 की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आइए फिर शुरुआत करते हैं इस क्लास की। ओके, देखो, समझो, चीज़ों को समझना है आपको, जो नहीं पता वो नोट कर लेना। मैं बात अगर करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं उठाता हूँ अपना एलसीएम को। किसको उठाता हूँ सर? एलसीएम को हम सबसे पहले उठाते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अगर मतलब समझें तो हिंदी इसका अनुवाद होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक हम इसको कहते हैं। और ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा यह होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो? विभाजित हो। दी गई संख्याओं से विभाजित हो, यही क्या कहलाती है हमारी? यही हमारी लासा कहलाती है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है उसी को लासा बोलते हैं। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हुई होगी। 2 पॉइंट आपको पकड़ने हैं, 2 पॉइंट में आप सारा चीज सीख जाओ कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप इस डिफिनेशन में छोटी से छोटी संख्या को एक आप देखोगे अच्छे से, और लास्ट पॉइंट देखोगे विभाजित हो। इन दो चीज़ों को आपको देखना है। अगर इन दो चीज़ों को आप पकड़ लोगे तो अभी मैं आपको अगर एचसीएफ की परिभाषा बताऊंगा तो आपको अंतर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि अंतर क्या होता है लासा और माशा में। तो बस, लासा में छोटी से छोटी संख्या होगी और संख्या विभाजित होगी जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी। भाई देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है वो हमारी लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, इसको जो निकालने की होती है, इसको निकालने की बेसिकली 2 विधियां हमें पढ़ाई जाती हैं। इसको निकालने की 2 विधियां हमें पढ़ाई जाती हैं। कौन कौन सी विधियां? तो एक विधि आती है आपकी गुणनखंड विधि। एक विधि कौन सी आती है आपकी? गुणनखंड विधि, ठीक है ना। एक आती है गुणनखंड विधि और एक आती है मेरे भाई भाग विधि। ये एक हो गई आपकी गुणनखंड विधि, एक हो गई आपकी भाग विधि। दोनों विधि मैं आपको बताऊंगा क्योंकि पेपर में लिखकर आता है कि इसका लासा भाग विधि से निकालो या गुणनखंड विधि से निकालो। देखो, गुणनखंड विधि में होता क्या है? गुणनखंड विधि में ये होता है कि संख्याओं के हमें गुणनखंड करने पड़ते हैं। संख्याओं के क्या करने पड़ते हैं? संख्याओं के हमें गुणनखंड करने पड़ते हैं। संख्याओं के गुणनखंड करेंगे तो उसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपसे बताता हूं। हमने कहा कि 30, 40 और 45 का आपको क्या बताना है? लासा बताना है। 30, 40, 45 का लासा आपको बताना है। तो आप इसके गुणनखंड कैसे करोगे? आपको गुणनखंड कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप सबसे पहले 30 को लिखोगे, 30 को लिख लिया, जितनी संख्याएं दी गई। फिर आप 40 को लिखोगे, 40 को लिख लिया। फिर आप 45 को लिखोगे, 45 को हमने लिख लिया। अब करना क्या है? इन तीनों संख्याओं, जो संख्याएं जितनी दी गई ना, उनको आप तोड़ोगे। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं भाई? इसको हम कह सकते हैं 2, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं 2, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 कह सकते हैं। बात इतनी क्लियर है ना मेरे भाई?
40 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 दूना कितना हो गया 40 हो गया। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, या इसी को 2 दूना 4, 4 दूनी 8 पंचे 40 कहें। और मैं 45 को क्या कह सकता हूँ, मैं 45 को कह सकता हूँ 3 पछे 15 और 15 तिया 45, ये कह सकता हूँ, आसानी से कह सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या लिख कर आया भाई, 2 कितनी बार, एक बार, 3 कितनी बार, एक बार, 5 कितनी बार, एक बार। तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। भाई जो जितनी बार आया उसको उतनी बार पावर में लिखते हैं। समझते जाना, जो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ अभी बहुत ईजी आपको लगेगा। 2 यहाँ पर कितनी बार आया, 1, 2 और 3, 2 आया है 3 बार, तो 2 आया है 3 बार, हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। अब 5 कितनी बार आया, एक बार आया, तो हम 5 की पावर 1 लिख देंगे। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 कितनी बार आया सर, 3 देखो कितनी बार आया है, 3 आया है आपका 2 बार, तो हम 3 की पावर कितनी लिख देंगे, 2 लिख देंगे। कितना बच गया, 5 बच गया, तो 5 की पावर हमारी 1 हो जाएगी। अब आप कंसेप्ट को समझो। अब आप यहाँ पर एलसीएम आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। अभी मैं इस विधि को नहीं बता रहा हूँ, इसी विधि को बता रहा हूँ। तो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, एलसीएम में एक बात याद रखना, एलसीएम में एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा बड़ी घात लेते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना, हमेशा बड़ी घात लेंगे। कौन सी घात लेंगे, बड़ी घात लेंगे। अगर घात नहीं आपको समझ में आ रहा तो अभी जब मैं आपको बीज गणित का लासा मासा निकालना बताऊंगा इसी में, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अभी से समझो, हमेशा कौन सी घात लोगे आप, बड़ी घात लोगे, हमेशा बड़ी घात लोगे। बात के लिए अब देखो, सबसे पहले देखते हैं हम सब में क्या हमें कॉमन मिल रहा है। तो देखो 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3। हमें पता है कि हमें लासा में बड़ी घात लेना है, तो 2 की पावर 1 बड़ी है कि 2 की पावर 3 बड़ी, दोनों में किसकी घात बड़ी है। आप कहोगे सर 2 की पावर 3 की घात बड़ी है, तो हम 2 की पावर 3 को एक बार में लिख लेंगे, 2 की पावर 3। क्लियर बात हो गई ना, 2 को हमने काउंट कर लिया। अब हम 3 पे आते हैं। 3 की पावर यहाँ पर है 1, यहाँ पर 3 है नहीं, यहाँ पर है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, क्यों, कौन सी 3 की पावर बड़ी है, 1 बड़ी है कि 2 बड़ी है। आप कहोगे सर 2 बड़ी है, तो हम 3 की पावर 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। बात मेरे भाई क्लियर हो गई ना। अब बचा आपका 5, 5 की पावर 1 यहाँ पर, 5 की पावर 1 यहाँ पर, 5 की पावर 1 यहाँ पर। सभी संख्याओं में जो 5 की पावर है वो बराबर है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। हमने 5 की पावर को एक बार लिख लिया। अब यही हमारा निकल कर आ गया है लासा, यही लासा निकल कर आ गया है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। सो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 त्रिका 9 होता है, हमने 9 यहाँ पर लिख दिया। और 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है। तो अब यहाँ पर देखो 8 9 72 और 72 इंटू 5 कर देंगे तो हमें पता है 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 1 36, 360 आपका निकल कर आएगा एलसीएम। एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 360 निकल कर आएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी जब मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करा दूंगा तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को लगा पाओगे, है ना। तो कितना आंसर आ गया, 360 आंसर आ गया। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा साथियों को प्रॉब्लम होती है, वो कौन सी चीज़ होती है, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले आप इतना समझे हो कि नहीं समझे हो, आप एक बात बताओ, इतना समझे हो कि नहीं समझे हो। अगर समझे हो तो देखो अब आगे प्रॉब्लम क्या होती है मेरे दोस्तों को। मैं थोड़ा सा गुणनखंड विधि बता दूं, अविभाज्य विधि बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होती है साथियों को कि हम इसके गुणनखंड कैसे करें।
30 के हम गुणनखंड कैसे करें, 40 के गुणनखंड कैसे करें, 45 के गुणनखंड कैसे करें, तो इसका भी तरीका होता है। अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। संख्या हमारे पास थी 30, एक संख्या थी हमारे पास 40, एक संख्या थी हमारे पास 45। अब इसके हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन में करके अलग अलग गुणनखंड कर सकते हैं। ये तो चीज़ आपने पढ़ा ही होगा, लाइन में करके इसके हम अलग अलग गुणनखंड कर सकते हैं। लास्ट में जीरो है, और जब भी किसी संख्या के लास्ट में जीरो होता है तो सबसे पहले उसको हम 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 15 हो गया। 2 के बाद 3 से ये कट जाएगी तो 3 पंचे 15 हो गया, और 5 एक कम 5 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 2, 3 और 5 आया। ऐसे हम यहाँ पर 40 को लास्ट में जीरो है तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 20 आ गया। फिर से लास्ट में जीरो है, 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, लास्ट में एक फिर जीरो आ गया, फिर 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 हो गया। अब 5 बचा, और 5 आपको पता है 5 से ही कटता है। ऐसे आपका 45 है, 45 किससे कट जाएगा सर, 3 से कट जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 पाँचे 15 हो गया, 15 बच गया। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एक कम 5। तो आप इतनी बात देख पा रहे होगे कि सब संख्याएं कट गई हैं। आप देखो 30 के कौन कौन से गुणनखंड हैं, 2, 3 और 5, और यहाँ पर भी 30 के गुणनखंड हैं, 2, 3 और 5। 40 के कौन से गुणनखंड हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 40 के 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2, यही है ना। 45 के 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 गुणे 3 गुणे 5। अब आपको लासा यहाँ से भी निकाल लोगे, वहाँ से भी निकाल लोगे। ये दोनों विधियाँ होती हैं गुणनखंड विधि। भाई एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी पावर लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देखोगे 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है, यहाँ 2 सबसे ज़्यादा बार आया। आप 2 2 को ले लोगे, हमने 2 2 को ले लिया। अब 3 यहाँ एक बार, यहाँ 3 एक बार भी नहीं, यहाँ 2 बार, तो हम 3 को भी 2 बार लिख लेंगे। अब 5 सब में आया है तो 5 को हम एक बार लिख लेंगे। अब इसको पता है आपको कि 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ 3 बार आया ना, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 गुणे 9 गुणे 5 करोगे तो अभी आपने किया है कितना आया है, 360 आपका एलसीएम आएगा। तो चीज़ों को समझने की देरी है, बाकी एक बार आप समझ गए तो आप चुटकियों पर लासा मासा निकालने लगोगे मेरे भाई। याद रखना क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव बनेगा, आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो मैं अभी आपको आसान डाटा दे रहा हूँ ना, ऐसा डाटा एग्जाम में कभी नहीं आता। एग्जाम में लंबा डाटा आएगा और वहाँ पर कह देगा गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, तो नहीं समझ पाओगे। इसीलिए कंसंट्रेट रहो और चीज़ों को समझते रहो। गुणनखंड विधि क्या हो गई, समझ में आ गया ना। और इसी को मेरे भाई जो हमने ये निकाला है ना, ये ऐसे ही निकलती है भाग विधि, लेकिन उसमें हम सारी संख्याओं को एक में निकालते हैं। अभी को आप गुणनखंड विधि समझ गए हो, तो अभी देखते हैं हम भाग विधि से लासा निकालना। कितना आया है, 360। इसी संख्या का एग्जाम्पल नहीं चेंज करेंगे, एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा। मैं आपको दोनों विधियों से बता दूं ताकि जो भी आपका डाउट है वो डाउट आपका बिल्कुल क्लियर होता चला जाए, ठीक है ना। अब हमने निकाल लिया गुणनखंड विधि से तो हमारा 360 आ गया। अगर मैं इसी चीज़ को भाग विधि से निकालूंगा तो कैसे आएगा, आप चीज़ों को समझना। भाई हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी थी, 30, 40 और 45। तो अपने को ना इन्हीं संख्याओं को एक बार लिख लेना है। 30, 40 और 45 हमने इन्हीं संख्याओं को एक बार लिख लिया। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं, वो भी आपको एक ही लाइन में करने हैं। इसके गुणनखंड करने हैं लेकिन एक ही लाइन में करने हैं, अलग अलग नहीं करना है। एक ही लाइन में करोगे तब जाके आपका यह भाग विधि मानी जाएगी। बात क्लियर। अब इसको हम 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 15, ये कट गया। 40 भी कट जाएगा 20 बार में, लेकिन यहाँ पर आपका 45 नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि 2 कब कटता है 2 से संख्या, या तो इकाई स्थान पे 2 हो या तो भैया 0 हो, तो ये तो कटेगा नहीं। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, 45 हमने ऐसे ही लिख लिया। ओके ना मेरे भाई। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से 2 से काट सकते हैं, या 3 से तो 20 कटेगा नहीं, तो 2 से काटेंगे, ये 15 तो 2 से कटेगा नहीं।
दो से संख्या कब कटती है? जब इकाई में जीरो होता है या फिर कोई सम संख्या होती है तभी वो दो से कटती है। ये दो से नहीं कटेगी। 20 कट जाएगी 10 बार में और 45 नहीं कटेगी तो 45 भी हमारा एज इट इज रहेगा। ओके ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर फिर से संख्या ये दो से कट रही है तो हम दो से फिर से इसको काट लेंगे। 15 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 से 45 भी नहीं कटेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 से संख्या अब नहीं कटेगी तो हम डायरेक्ट 5 से काटते हैं क्योंकि 5 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। अब देखो मेरे भाई, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 नवा 45 हो गया, है ना। अब हम 3 से काट सकते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। अब एक बार हमारा 3 से और कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब सुनो लासा क्या निकलेगा? लासा इन्हीं सब का गुणा निकलेगा। ये जितना आया है ना इन सब का गुणा करा दोगे आपका लासा निकल कर आ जाएगा। हाँ देखो कैसे भाई, 2 3 बार आया ना तो 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 3 कितनी बार आया? 2 बार आया है तो 3 गुणे 3 गुणे 5 एक बार आया, गुणा करा लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 72 पंचे 360 आ गया ना। बोलो मेरे दोस्त, आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको अंतर समझना है कि गुणनखंड विधि क्या है, भाग विधि क्या है। इतना समझे हो कि नहीं समझे हो? इतना समझ गए हो कि नहीं समझ गए? जरा एक बार हमें प्यार से कमेंट करके बता दो कि सर हम इतनी चीज़ समझ गए हैं। फिर हम समझते हैं अपने हाई कॉमन फैक्टर को। अभी मैं नॉर्मल संख्याओं को निकालना बता रहा हूँ, लासा मासा। अभी आप इसमें सीखोगे भिन्नों का लासा मासा, अभी आप सीखोगे बीज गणित व्यंजकों का लासा मासा, अभी आप सीखोगे डेसिमल यानी दशमलव संख्याओं का लासा मासा। तो बहुत सारा चीज इसमें होता है और इसको आप आसानी से सीख सकते हो। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम मासा की बात करते हैं ना, फिर हम किसकी बात करते हैं? माशा की बात करते हैं। क्लियर हो गई बात ना? इतनी बात जरूर याद रखना कि लासा में हम सबसे बड़ी घात लेते हैं। लासा में क्या लेते हैं मेरे भाई? हम बड़ी घात लेते हैं बस। क्लियर? ओके मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार आप मित्रों के संग शेयर जरूर करना। ये आपसे रिक्वेस्ट है बस। केवल आपसे मैं इतना मांगता हूँ कि आप वीडियो को शेयर कीजिए बस। बाकी आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, आपसे एक भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। अब देखो सर, अगर मैं HCF की बात करता हूँ तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब हिंदी में होता है मेरे भाई महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक होता है HCF का मतलब। अब अगर इसकी मैं परिभाषा की बात कर लूँ, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डिफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। क्या बोला मैंने? दी गई संख्याओं को विभाजित करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को मेरे भाई हम माशा बोलते हैं। अब अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था कि दो चीज़ों पे गौर करोगे तो आपको परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। भाई मासा में क्या लिखा है? बड़ी से बड़ी। मासा में लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या और लास्ट में एक मोर इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, विभाजित करे। विभाजित करे का मतलब देखो, डिफिनेशन समझो, अंतर समझो परिभाषा में। विभाजित करे और विभाजित हो, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो लासा होगा ना वो दी हुई संख्याओं से विभाजित होगा यानी शेषफल 0 बचेगा, जो संख्याएं उसको विभाजित करेंगी। और मासा का मतलब क्या होता है कि मासा दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा, सारी संख्याओं को विभाजित करेगा मासा। इस बात को क्लियर है ना? समझ गए हो ना? बड़ी से बड़ी और विभाजित करे, ये मासा की बात होती है। छोटी से छोटी और विभाजित हो, वो आपकी लासा की बात होती है। बात मेरे भाई इतनी क्लियर है? आओ फिर आगे देखते हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखना स्टार से कि हमेशा हमेशा छोटी घात लेंगे। हमेशा क्या लेंगे? छोटी घात लेंगे। हम हमेशा इसमें छोटी घात लेंगे, इस बात को याद रखना। और छोटी घात उसी की लेंगे, छोटी घात उसी की लेंगे जो क्या होगा? कॉमन होगा। कॉमन का मतलब समझते हो? सब में हो।
कॉमन का मतलब सब में हो, सब में का मतलब सारे गुणनखंडों में हो। कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन सब में होगा ना उसी को हम सबसे छोटी घात लेंगे। हो सकता है ये चीज़ अभी आपको ना समझ में आ रही हो कॉमन वाली बात, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को समझने से पहले आप एक चीज़ समझो, इसको भी निकालने की बेसिकली हमारे पास जो पर्याप्त विधियां हैं वो दो विधियां होती हैं। एक विधि को बोलते हैं अपन गुणनखंड विधि, एक विधि को बोलते हैं गुणनखंड विधि, एक विधि को बोलते हैं भाग विधि मेरे भाई, एक विधि को क्या बोलते हैं, भाग विधि बोलते हैं। अब जरा मेरी बात को गौर से समझना, मेरी बात को गौर से समझना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जो अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने 30, 40 और 45, अब मैं इसका आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो आप कैसे निकालोगे, आपको पहले गुणनखंड विधि लगाना है। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले हमारा वही वर्क रहेगा, इन संख्याओं को हम ऐसे लिख लेते हैं, 30, 40 और 45 को हमने ऐसे लिख लिया। अब इसके गुणनखंड हमें पता है क्या होता है, दो, दो के बाद क्या करेंगे भाई, देखो 2 3 6 और 6 पंचे 30, ये इसके गुणनखंड हो गए। 40 के गुणनखंड करेंगे तो हमें पता है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, ये 40 के गुणनखंड हो गए। ऐसा मैं 45 के करना चाहूँ तो 3 त्रिक का 9, 9 पंजे 45, ये मैंने गुणनखंड कर दिए। अब हम इसको पावर के रूप में लिख लेते, खैर इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 यहाँ से आया, और यहाँ से कितना आया भाई, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, और 2 की पावर 3 है तो हम 2 की पावर 3 यहाँ पर लिख देंगे, और फिर 5 एक बार आया है तो 5 की पावर 1 लिख देंगे। ऐसे करके 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो हमने 3 की पावर यहाँ पर 2 लिख देना है और 5 की पावर 1 लिख देना है। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्त क्या होगा, अभी मैंने इसकी बात नहीं की है, महत्तम समापवर्त है। तो आप देखोगे कि सर आपने बोला है कि हमेशा छोटी घात लेंगे और कॉमन जो सब में होगा। अब आप देखो, अब आप इन तीनों के, इन जितने गुणनखंड किए हो ना, इन गुणनखंडों में देखो जो तीनों में हो, भाई तीनों में हमें क्या मिल रहा है, हमें तीनों में 5 मिल रहा है। तीनों में क्या मिल रहा है सर, हमें 5 मिल रहा है। अब देखो 5 के सिवा कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही हो, आप कहोगे सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 को तो हम किसी कीमत पर नहीं ले सकते हैं। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो 3 को हमने इसलिए नहीं लिया। लेकिन 5 सब में है, और 5 सब में है का मतलब क्या है, वो कॉमन है, और कॉमन है तो अब देखो यहाँ पर सबसे छोटी घात क्या है भाई, यहाँ पर तो सबकी घात बराबर ना, 5 की घात यहाँ 1 है, 5 की घात यहाँ 1 है, 5 की घात यहाँ 1 है, सबकी घात बराबर है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। हमारा HCF क्या होगा, 5 होगा। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो 5 होगा। अब ये 5 एक ऐसा नंबर है ना जो सारी संख्याओं को डिवाइड करेगा, 5 30 को भी भाग करेगा, 5 40 को भी भाग करेगा, 5 45 को भी भाग करेगा। तो इस विधि से हम अपना गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ऐसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालते हैं मेरे भाई, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर ना। तो ये हो गई गुणनखंड विधि। अब इसी क्वेश्चन को मैं भाग विधि से आपको बताऊंगा, आप जरा अच्छे से समझना। महत्तम समापवर्तक 5 आया है, अब देखो भाग विधि क्या होती है, हम भाग विधि से कैसे इन चीज़ों से खेल सकते हैं, तो आइए भाई उसको भी सीख लेते हैं। गुणनखंड विधि क्या है आपकी समझ में आ गया ना। अब देखो मैं भाग विधि की बात करता हूँ, मैं किसकी बात करता हूँ, भाग विधि की। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 30, 40 और 45 हमारे पास क्वेश्चन था। जरा समय मारकर चेंज कर ले रहा हूँ,
30, 40, 45 था। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, इसके मैं दो तरीके बताता हूँ भाग विधि के, दोनों सफिशिएंट होंगे आपके, ठीक है ना। देखो क्या होगा, यहाँ पर ये जो संख्या लिखी है ना, इसमें आप देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जितनी संख्या लिखी है आप देखो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी 45 है ना, तो सबसे बड़ी 45 संख्या को हमने लिख लिया, सबसे बड़ी संख्या को लिखा। अब इससे छोटी वाली संख्या से हम भाग करेंगे, भाई सबसे बड़ी 45 है तो इसको हमने लिख लिया। अब इससे छोटी 40 है तो हम 40 से इस संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे। 40 एकम 40 चला गया, कितनी बार जाएगा, अब 5 बार चला जाएगा। अब आपको क्या करना, इस 5 से आपको इसको भाग करना है, तो 40। अब 40 को आप भाग कर दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 अठे 40 जाएगा। ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। बात को समझ पाए, ये पूरा पूरा कट गया। लेकिन अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते हो कि ये आपका आंसर है, क्योंकि एक संख्या अभी आपके पास बची हुई है। अब जो संख्या बची है उस संख्या को आप लिखोगे और उस संख्या से जो संख्या पूरी पूरी काट दी है यहाँ पर, उस संख्या से भाग कर दोगे तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप देखो कि 5 एक ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याएं कट रही हैं, तो जिससे सभी संख्याएं कट जाती हैं वही हमारा क्या हो जाता, HCF हो जाता। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 5 आएगा। यही होता आपकी भाग विधि। ये क्या होता, आपकी भाग विधि होती है, इसी को हम भाग विधि बोलते हैं। फिर से मैं सबको सचेत कर दूं, ये क्लास नंबर फर्स्ट है, जो समझेगा वही आगे के क्वेश्चनों को लगा पाएगा, जो नहीं समझेगा उसको चीज़ें भाई दिक्कत करेंगी। ये एक कठोर सत्य है इस दुनिया का कि जिसने प्रैक्टिस किया है वही सक्सेस हुआ है। तो भाग विधि क्या है, गुणनखंड विधि क्या है, समझ गए हो। तो अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा उसका उत्तर बताने की कोशिश करो। अगला मैं प्रश्न दे रहा हूँ, जरा उसका उत्तर बताने की कोशिश आपको करना है। ये लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, आपकी समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, जरा एक बार बताओ भाई, चमका कि नहीं चमका, एक बार आपको बताना है। इतनी चीज चमकी ना, देखो अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका आपको बताना है। मैंने कहा 120, 240 और मैंने कह दिया 480। 120, 240, 480 का महत्तम समापवर्तक आपको बताना है, HCF बताओ। महत्तम समापवर्त बताना है, HCF बताना है। तो अब यहाँ पर आप कोई एक विधि लगा सकते हो। मैंने मेंशन नहीं किया है कि आप गुणनखंड विधि लगाओ या भाग विधि लगाओ, कोई एक विधि लगा दो, प्यार से आंसर आ जाएगा। कोशिश करो मेरे भाई, चलो जल्दी फटाफट कोशिश करो बताने की, है ना। आइए सीखते हैं। अगर मैं गुणनखंड विधि लगाता हूँ तो सबसे पहले संख्या मेरे पास है 120, उसके बाद संख्या है मेरे पास कितनी, 240, उसके बाद संख्या मेरे पास कितनी है, 480। ये 480 है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर उत्तर तो बता रहे हो कि 120 होगा, जो 120 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब देखो हम सीखेंगे, हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 दूना 4, यानी 4 हो गया ना, बोलो 4 तिया 12, 12 हो गया, बोलो। अब 12, अब देखो 12 हो गया ना, अब 12 पंचे कितना होगा, 60, या 12 तिया हम कर सकते हैं 36। हम कह ले यहाँ पर 12, 12 दो 12 और 12 से हम 2 बार काट देंगे फिर, और फिर कर देंगे हम 5 बार, क्योंकि 24 पंचे 120 होता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120 हो गया। ये हमारे 120 के गुणनखंड हो गए हैं। अब ऐसे हम यहाँ पर करेंगे तो देखो 2 दूना हो गया 4, 4 दूना हो गया 8, 8 दूना हो गया 16 और 16 तिया हो गया 48, और अब को लाना है 240। तो 4 पंचे 20, 8 पंचालीस, ये 5 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला गया।
देख लीजिए, 2 दूना 4 दूनिया 8 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 16 तिया 48 और 48 पंजे 240, तो 240 के गुणनखंड हो गए। ऐसे अगर 480 के करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 और 32 तिया कितना होता है, 32 तिया कितना होता है 96, और 96 का अगर हम 5 से गुणा करा देंगे तो हमें पता है कि 480 आ जाएगा, क्योंकि 9 पचे 45 6 पंचे 30 480 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, आपको यहाँ पर इनको घात के रूप में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ 2 कितनी बार आया मेरे भाई, जरा प्यार से बताओगे। 2 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 3 1 बार हो गया। 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो 5 हमारा 1 बार हो गया। यहाँ मैं पूछूं 2 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे सर 2 4 बार आया है। मैं पूछूं 3 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे सर 3 1 बार आया है, तो 3 1 बार हो गया। मैंने पूछा सर 5 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे सर 5 1 बार आया है। ऐसे मैं यहाँ पर कह दूँ 2 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 2 5 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 1 बार आया है। और ये 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, HCF, और HCF में क्या करते हैं, हमेशा छोटी घात लेते हैं, लेकिन किसकी लेते हैं, जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है। तो आप यहाँ पर देखो कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 तो सब में है ही है भाई, 2 तो सब में है ना। तो सबसे छोटी घात किसकी, 2 की पावर 5 छोटी, 2 की पावर 4 छोटी, कि 2 की पावर 3 छोटी। आप कहोगे सर 2 की पावर 3 छोटी, तो 2 की पावर 3 को हमने ले लिया। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तीनों में है पावर बराबर, तो 3 की पावर 1 हमने ले लिया। 5 भी तीनों में है पावर बराबर, तो 5 भी ले लिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 तिरिक 24, 24 पंचे 120, यानी आपका जो HCF आएगा वो 120 आ जाएगा। आपका जो HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वो 120 आएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो भाई ये बात चमकी कि नहीं चमकी। आंसर कितना आएगा, 120 आपका राइट आंसर आएगा। तो ऐसे केसों को आप डील कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इस पर बेस्ड मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज तो आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर की, और पहली क्लास आपको अच्छी लगे या ना लगे, मैं पहली क्लास बहुत बेसिक से बताता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज ही यही है, मैं पहले बेसिक ही बिल्कुल क्लियर करता हूँ। 120 आ गया, ओके। अब इसमें हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं आगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो संख्याओं का लासा मासा निकालना आपने सीख लिया है। अब बात आती है भिन्नों का लासा मासा निकालने की, कि भिन्नों का लासा मासा हम कैसे निकालेंगे। तो आइए उसको भी सीखते हैं ना। लासा मासा सीख लिया, वेरी गुड। अब टॉपिक आता है मेरा भिन्नों का LCM HCF। भिन्नों का LCM, एक तो भिन्नों का LCM पूछा जाता है, और आपको एक भिन्नों का HCF पूछा जाता है। भिन्नों का HCF पूछा जाता है, भिन्नों का HCF पूछा जाता है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, जब भी मेरे भाई आपको भिन्नों का LCM निकालने की बात करेगा ना, तो भिन्नों का LCM, भाई भिन्न क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी गई होती है। तो P का मतलब अंश, हम क्या निकालते हैं भाई, अंशों का लासा, अंशों का लासा निकालते हैं, बटे हरों का क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। हरों का भाई मासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लासा और मासा में। अगर LCM निकालने की बात करेगा भिन्नों का, तो अंशों का LCM बटे हरों का HCF। वहीं अगर आपसे HCF पूछ ले तो P/Q में परिमेय संख्या होती है, P का मतलब अंश, तो हम अब अंशों का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अंशों का हम निकालेंगे HCF, और हर का क्या निकालेंगे मेरे भाई, हरों का निकालेंगे LCM। हरों का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ये बात आपकी समझ में कब आएगी, जब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा। मैंने कहा 1/2
कामा 2/3 कामा और मैंने यहाँ कह दिया 4/5। इसका हमें इन दोनों चीज़ों का हमें क्या निकालो, एक तो हमें इनका आप एलसीएम बता दो, फटाफट से बताओ। दूसरा आप हमें इनका एचसीएफ बता दो। दी गई परिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है ना। अब चीज़ों को मैं आपको बहुत बेसिक से ले चल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पर ये जो 2, 1 और 4 ये आपके क्या है भाई, ये ऊपर हमेशा क्या होता है, अंश होता है। और जो 2, 3 और 5 ये क्या है, आपके हर हैं। नीचे हमेशा हर होता है, ऊपर हमेशा अंश होता है। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो हमें पता है एलसीएम निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया मैंने, अंशों का लासा, यही बताया ना मेरे दोस्त, बटे हरों का माशा। भाई हर का मासा यही बताया कि नहीं बताया, आप कहोगे हाँ सर। तो ऊपर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 का अगर आप लासा निकालोगे तो लासा कितना आएगा, 8 आ जाएगा, निकाल के चेक कर सकते हो। 1, 2 और 4 का लासा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। वहीं अगर मैं पूछूं कि 2, 3 और 5 का मासा कितना आएगा, 2, 3 और 5 का मासा मेरे भाई आपका 1 आ जाएगा। तो उत्तर 8/1 आएगा, उत्तर 8/1 आएगा। लेकिन उत्तर हम 8 कहेंगे। क्यों कहेंगे उत्तर 8? क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक संख्या के नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हमारा उत्तर 8/1 भी सही है और उत्तर हमारा 8 भी सही है। दोनों उत्तर बिल्कुल 100% सही है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। तो लासा निकालना सीख लिया हमने। यहीं पर बात करते हैं माशा की। तो माशा सर कैसे निकालते हैं, हमने अभी बताया, हरों का मासा सॉरी अंशों का मासा बटे हरों का लासा कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1, 2 और 4 का 1, 2 और 4 का माशा क्या होगा, 1, 2 और 4 मतलब ऐसी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित करे। 1 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर लासा 2 नहीं हो सकता, मासा 4 तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, तो मासा कितना होगा, 1 होगा। 1 हमारा मासा आ गया बटे 2, 3, 5 का मासा नहीं निकालेंगे लासा बता है ना। तो 2, 3 और 5 का लासा। अब 2, 3, 5 का लासा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा करा लीजिए, क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। कुछ भी कॉमन मिल रहा है 2, 3 और 5, तो 5 दूनी 10, 10 या 30 ही आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। 30 वह संख्या होगी जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1/30। हम कह सकते हैं कि सर ये क्या आएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ आएगा 1/30 और एलसीएम आ जाएगा 8। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात में किसी को कोई अगर दिक्कत है तो आप बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बताओ, ठीक है ना। ये समझिए कि नहीं समझिए। अब मैं 2 प्रश्न आपको दे के जा रहा हूँ जिसका उत्तर आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। अब हम 2 प्रश्न आपको दे के जा रहे हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर कल हम इस पर बेस्ड क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे और 4 या 5 क्लासों में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है ना। 4 या 5 क्लासों में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो होमवर्क वाले क्वेश्चन आप लिखिए। मैंने कह दिया आपसे 5/9 कामा 7/6 और एक मैंने कह दिया आपसे कि 6/5। इसका आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। इसका आपको एलसीएम बताना है, लासा बताना है। दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन कहा 240 मैंने कह दिया और आपसे कह दिया 450। 240 और 450 का एलसीएम आप बताओगे, क्या बताओगे,
एलसीएम बताओगे। तो इन दो क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट में दोगे कि नहीं दोगे, जरा एक बार बताओ। इन दोनों क्वेश्चनों को कमेंट में उत्तर दोगे। अभी मैंने इसमें आपको बीजीह व्यंजकों का लासा निकालना नहीं सिखाया है। बीजीह व्यंजकों का मैंने लासा मासा निकालना आपको अभी नहीं बताया, तो वो कल की क्लास में सीखेंगे। मैं बता दूं, ये क्लास नंबर फर्स्ट थी, इस पर टोटल मैं आपको 5 क्लासें दूंगा, यानी अभी आपकी 4 क्लासें आएंगी और 4 क्लासों में आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। एक तो घंटियां बजती हैं, कितने अंतराल बाद वो दोबारा बजेंगी। एक तो क्वेश्चन आता है छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से इतना घटा दे तो संख्या विभाजित हो जाए। एक आता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें से इतना घटाने पर संख्या प्रत्येक को विभाजित करे। तो कहने का मतलब मैं सारे प्रश्न कराऊंगा, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने मित्रों को जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना। इतना काम अगर आप हमारे लिए कर सकते हो तो हम भी आपके लिए 24 घंटे पढ़ाने के तैयार हैं। और आपका पेपर आएगा, आप कहोगे सर मैराथन दीजिए, तो मैं वो बंदा हूँ कि मैं 3-3 4-4 घंटे की लगातार क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप ये चीज़ 2019 बैच वालों से पूछ सकते हो, या आप एक बार विश्वास करिए, आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा कि आप चीज़ों को खुद ब खुद समझ जाओगे, ठीक है ना। क्लियर, डन। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, मित्रों के संग शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में। सभी साथी अपना रखेंगे ख्याल। जय हिंद, जय भारत और